एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारे पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ठीक है, और सारे जो एक्सेप्शंस हैं उन सबको पूरी थ्योरी के साथ में अपन पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर टीचर देखो जो जेनेसिस है पीरियोडिक टेबल की उसे ही छुड़वा देते हैं, पर अपन कोई चांस नहीं लेंगे। एसेशन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो सारी चीजें सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करें डोबेडाइनर का जो ट्राइड है उससे शुरू करते हैं अपन। ओके, तो पहला टॉपिक आता है डोबेडाइनर का ट्राइड्स। डोबेडाइनर ने क्या बोला, इसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, तीन तीन सिमिलर एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और क्या बोला कि अपने तीन एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया, मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप बनाया। उसने क्या बोला, जो मिडिल वाला, सेंटर वाला जो एटम है उसका एटॉमिक मास, जो साइड के दोनों एटम्स है ना, बचे हुए दोनों एटम्स के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। इसने क्या बोला कि जो सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास है वो साइड वाले दोनों एटम के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। कैसे समझो, जैसे यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ट्राइड लिया, उसने क्या बोला, जो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है ना, अपन जानते हैं ये 23 होता है। उसने ये बोला कि ये 23 है ना, ये कब होगा, उसने ये बोला कि जो लिथियम और पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास का एवरेज ही बीच वाला जो सेंटर एटम है ना उसका एटॉमिक मास के बराबर होगा, मिडिल वाले एटम के। तो कैसे, जैसे 7 + 39 का एवरेज लो बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया 46/2, 46/2 हो गया 23। तो ये 23 आया ना, यानी ये मिडिल वाला जो एटम है ना उसका एटॉमिक मास भी 23 होता है ना सोडियम का। तो ये बोला इसने, स्टेटमेंट समझ में आ गई इसकी। इसने कुछ ही ट्राइड्स दिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिया, एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाला दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला दिया। डोबेडाइनर के ट्राइड्स को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक, क्या ट्रिक है, मिडल वाले का आप क्या देखोगे, एटॉमिक वेट देख लो, ठीक है, और जो साइड वाले दो एटम्स है ना उनका एटॉमिक वेट का एवरेज करके देख लो, अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो डोबेडाइनर का ट्राइड्स होगा, ठीक है, क्लियर बात। तो डोबेडाइनर ट्राइड समझ में आया। डोबेडाइनर ट्राइड्स आगे फेल हो गया भाई, ये कुछ ही कंपाउंड्स तक सीमित था तो इसे डिस्कार्ड कर दिया गया, क्लियर बात। सेकंड आया ल्यूलेंट्स। ल्यूलेंट्स ने एक ऑक्टेव रूल दिया, जैसे सुर होते हैं ना 8 सुर, 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए ना, सा रे गा मा पा धा नी, ये स्वर होते हैं ना, हिंदी में स्वर बोलते हैं ना अपन, म्यूजिकल म्यूजिक। तो उसके बेसिस पे ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट कर दिया इसने एलिमेंट्स का। और इसने क्या स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट, एटॉमिक वेट, द एट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या, जैसे अपन स्वर लेते हैं सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस सा आ जाता है ना, तो फर्स्ट और एट्थ वाला सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब कैसे देखो, जैसे इसने ये बोला कि देखो सा रे गा मा पा धा नी, यहां तक गया, सा रे गा मा पा धा नी से इसने सारी चीजें समझा दी। एलिमेंट्स लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। जो 8वां एलिमेंट आया सोडियम, 8वां है ना आगे, वो फर्स्ट वाले से सिमिलरिटी रखता है, ये बोला इसने। जैसे कैसे सिमिलरिटी रखता है, जैसे सा है ना, सारे गामा पादा नी, फिर उसके बाद में सा आ जाता है, तो सा से सिमिलरिटी रख रहा है, ऐसा इसने बताया। और ये जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है ये भी कुछ ही एलिमेंट्स तक सीमित रहा, ज्यादा चला नहीं भाई, ये ऐसे तुक्के लगा रहे हैं यार, बताओ तो ये चलेंगे क्या, नहीं चलने वाले। तो वही था, पर देखो इन्होंने इनिशिएटिव में तो बताया तो सही ना भाई, ऐसा होता है, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर करके बताया, इसलिए इनको पढ़ते हैं, बस ये चीज है। तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल था वो ओनली कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, कैल्शियम तक, यानी ये एटॉमिक नंबर लगभग 20 तक ही लागू हो पाया, यानी जो स्मॉल एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स हैं उन पे लागू हुआ, हेवियर एलिमेंट्स पे ये लागू ही नहीं हो पाया। यानी इसकी अगर डीमेरिट्स की बात करें, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की डीमेरिट्स की बात करें, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की डीमेरिट्स क्या हो सकती है, पहली तो डीमेरिट क्या होगी, कुछ एलिमेंट्स तक ही लागू हो पाया, यानी वैलिड अप टू कैल्शियम, यानी एटॉमिक नंबर 20 तक ही लागू हो पाया। मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 20 यानी कैल्शियम, और कैल्शियम तक है मतलब लाइटर एटॉमिक वेट वाले पे ही लागू हो पाया।
अगर अपन आगे ले जैसे हेवियर एटॉमिक वेट्स पे लागू करें तो लागू ही नहीं होगा, तो नॉट फॉर हेवियर एलिमेंट्स, पहली डिमेरिट। दूसरी डिमेरिट देखो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में फिर ये आ गया सोडियम पे। भाई इसने नोबल गैसेस वगैरह उसका तो कुछ चर्चा ही नहीं की, तो ये भी इसकी डिमेरिट्स में आती है। अगर यहाँ पे नोबल गैस आ जाती, तो नोबल गैस आ जाती तो भाई फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद में नोबल गैस आएगी। अब देखो फ्लोरीन के बाद में अगर नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई होती तो ये लागू ही नहीं होता, क्योंकि देखो फ्लोरीन, इसके बाद में आ गई नोबल गैस, नोबल गैस आ गई, नोबल गैस 8वें नंबर पे आई और लिथियम है पहले नंबर पे। तो इसने क्या बोला, पहला और 8वां सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, 7वें के बाद में 8वां नोबल गैस होगी ना, यहाँ पे तो नोबल गैस होती है वर्तमान में, तो है ना, पहले डिस्कवर नहीं हुई थी उसकी बात अलग है, इसके टाइम इसका चांस था। तो यहाँ पर नोबल गैस है और फर्स्ट वाला ये है, तो सिमिलरिटी फर्स्ट वाला लो एट्थ नोबल गैस होती तो एट्थ वाला और फर्स्ट वाला सिमिलरिटी होता क्या, नहीं होता ना। तो इसका लक अच्छा था कि नोबल गैस की डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी, जिस टाइम डिस्कवरी हुई तो पता चल गया कि भाई लिथियम और नोबल गैस नियोन में कहां पे सिमिलरिटी होगी, नहीं होगी ना। तो वो चीज है, ये चीज समझ में आएगी बिल्कुल क्लियर, ल्यूलेंट्स और डोबेडाइनर और न्यूलैंड्स का, ठीक है। एक लोथर मेयर का कर्व दे रखा है आपके एनसीईआरटी में भी है ये। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो लोथर मेयर में से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कर्व बनाया, ग्राफ बनाया इसने लोथर मेयर ने, किस किस के बीच में बनाया, और जो ग्राफ बनाया उसकी पीक पोजीशन पे क्या है, और डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स है, असेंडिंग पोजीशन पे कौन से एलिमेंट है, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। लोथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसने एक कर्व बनाया और वो कर्व एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में इसने ग्राफ बनाया, प्लॉट किया ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट किया इसने, ये देखो ये कर्व प्लॉट कर दिया और बोला कि जो ये कर्व है इसकी ये जो पीक पोजीशंस है ना, ये पीक पोजीशंस है, पीक पोजीशंस पे एल्कली मेटल्स हैं, पीक पोजीशंस पे क्या है, एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल्स कौन सी होती है, हलीना की रब से पर याद है, ट्रिक नहीं पता है क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। सर जो डिसेंडिंग पोजीशंस है इसकी, डिसेंडिंग पोजीशंस पे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, डिसेंडिंग पोजीशन जैसे ये पोजीशन मैग्नीशियम क्योंकि डिसेंडिंग, ये पोजीशन डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग पोजीशंस है, ठीक है। तो इन डिसेंडिंग पोजीशंस पे इसने बोला कि यहां पर एल्कली अर्थ मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला। तो ये देखो जो असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग पोजीशन है इसकी, असेंडिंग थोड़ी बोला, डिसेंडिंग बोल रहा हूं ना, नीचे आ रही है यानी डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग पोजीशन है, ये डिसेंडिंग है। बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रोंशियम, तो ये है देखो पीक पोजीशंस पे एल्कली मेटल्स और डिसेंडिंग पोजीशंस पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है, क्लियर बात, डिसेंडिंग पोजीशन समझ में आ गई, ओके। अब देखो असेंडिंग पोजीशंस बता देता हूं, असेंडिंग पोजीशंस ये देखो ये वाली असेंडिंग पोजीशंस है, ये छड़ रही है जो, ये है असेंडिंग पोजीशंस। इन असेंडिंग पोजीशंस पे हेलोजन थे, एफ है, यहाँ पे Cl हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे आयोडीन हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इसने, भाई तगड़ा आदमी था ये सारा पूरी चीजें ग्राफ के रूप में समझा के चला गया। अब समझने वाले यार समझ ही नहीं पा रहे क्या क्या बोल के चला गया ये, इसका कोई प्रैक्टिकल यूजेज समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या क्या कैसे प्लॉट कर रहा है, क्या कर रहा है। इसने तो एटॉमिक वॉल्यूम लिया, एटॉमिक वेट लिया, प्लॉट करके चला गया, कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं बता पाया, लोगों का दिमाग खराब कर दिया इसने, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं बता पाया इस ग्राफ की, तो लोगों ने बोला डिस्कार्डेड, हम नहीं मानते तेरी बात, चलो निकलो, जैसे वो दो गए वैसे इसको भी नहीं माना, ठीक है। इसने क्या बताया, एक कोई जो लास्ट वाले देखो पीक पे क्या बता दिया, एल्कली मेटल्स, डिसेंडिंग पे एल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशंस पे बताया हेलोजन, और जो ये नीचे वाली पोजीशन है ना बॉटम वाली, ये बॉटम वाली पोजीशंस, इस पे इसने डीप ब्लॉक के मेटल्स जो ट्रांजिशन मेटल है, मेटलॉइड्स है, उनको बताया जो बॉटम पोजीशन है उस पे, ठीक है। तो बॉटम पोजीशन पे डीप ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए जो मेटलॉइड्स हैं, उनको बताया कि बॉटम पे ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, इन पोजीशंस को याद रखोगे, किस किस के बीच में ग्राफ था ये, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ, ओके। इसकी डीमेरिट क्या थी, वही प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जो ग्राफ की कर्व था इसका, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं बता पा रहा, तो ये डिस्कार्डेड था, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में है मेंडलीव। मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी वो एटॉमिक मास के बेस पे बनाई इसने, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के
बेसिस पे बनाई, और इसने क्या बना दिया, उसमें 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज बना दिए, 7 हॉरिजॉन्टल रो बना दिए, हॉरिजॉन्टल रो मतलब ये वाले 7 तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रो बना दिए और 9 ऐसे वर्टिकल रोज बना दिए, 9 ऐसे वर्टिकल रो बनाए इसने, 7 तो हॉरिजॉन्टल रो और 9 वर्टिकल रो। अब जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल ये वाले हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते हैं। तो इसने क्या बोला, जो मेंडलीव की ध्यान रखना, मोजले की नहीं बता रहा, मेंडलीव की बता रहा हूं। मेंडलीव ने क्या बोला कि 7 तो पीरियड है पीरियोडिक टेबल में और 9 है ग्रुप्स। चलो ठीक है भाई, बोल दिया इसने। इसने एटॉमिक मास पे अपनी पीरियोडिक टेबल बेस्ड की थी, और इसका लॉ क्या बोलता है, इसने एक लॉ दिया, मतलब इसका जो मेन सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, वो क्या था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। और क्या बोला इसने, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जो भी एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, वो जो एटॉमिक मास है ना उसका पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी एटॉमिक मास पे बेस है, सीधी सी बात ये बोला। ओके, एक चीज इसने अच्छी की भाई, इसने ये की कि कुछ इसने पीरियोडिक टेबल बना ली। अब उसमें मान लो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद वाला कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं था, ठीक है, सिलिकॉन के बाद वाला कोई एलिमेंट नहीं था, तो इसने प्रिडिक्ट कर दिया उन एलिमेंट्स को, नीचे वाली रो में देखा कि ये नहीं है तो इसका नाम ये हो सकता है। तो इसने क्या क्या प्रोडक्ट किया, एक तो देखो जो गैलियम था वो नहीं था, जर्मेनियम भी नहीं था, स्कैंडियम नहीं था, इसके टाइम में इसने खोज नहीं की थी, पर इसका नाम प्रिडिक्ट कर दिया था इसने। गैलियम को क्या बोल दिया, एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन बोल दिया, एका बोरोन स्कैंडियम, ठीक है, एका मैग्नीज, ऐसे कुछ नाम दे दिए इसने, 4 एलिमेंट्स के प्रिडिक्ट कर दिया उन एलिमेंट्स का नाम। ये इसकी मेरिट्स में आता है, ठीक है। ओके, अब इसकी कमियां क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी। पहली बात, हाइड्रोजन। भाई अभी भी हाइड्रोजन का तो पता ही नहीं चल रहा कि इसकी पोजीशन कहां पे है, इन्हें हेलोजेंस के साथ रखूं या एल्कली मेटल्स के साथ रखूं, कहां पे रखूं, कुछ पता नहीं। तो यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया, उसकी पोजीशन ही अनसर्टेन है। क्लियर, ओके। दूसरी डिमेरिट देखो, इसने काम किया एटॉमिक मास पे। अब एटॉमिक मास पे काम किया है तो वो जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनके एटॉमिक मास तो अलग अलग होते हैं ना, ये बात समझ में आती है। जैसे कार्बन 12 है, एक चीज समझो, जैसे कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 और एक कार्बन 14 है, इसका तो एटॉमिक मास 12 है, इसका 14 है ना, एटॉमिक मास अलग अलग है। पर इसने तो क्या किया, जो कार्बन है उसको एक ही जगह रख दिया, एटॉमिक मास वाला तो सिस्टम दिया इसने, पर क्या बोला, कार्बन एक जगह रहेगा। अरे भाई ये आइसोटोप है, इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए, अलग अलग रहने चाहिए ना, पर कार्बन तो एक ही तो एलिमेंट है, एक है, इसने तो 12 है इसका तो एटॉमिक मास पे बेस्ड किया इसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास का रखा पीरियोडिक टेबल बनाने में। एक का 12 और एक का 14 है, कार्बन का देख लो, उसके आइसोटोप है दोनों। अब इसके अनुसार तो दोनों अलग अलग जगह होने चाहिए, दो एलिमेंट अलग अलग हो गए और पीरियोडिक टेबल में दोनों की पोजीशन ही अलग अलग हो गई, भाई इसके अनुसार तो यही होना चाहिए था। ये इसकी डीमेरिट है, गलती है इसकी ये। तो इसने नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप। क्लियर बात, ओके। एक डिमेरिट और है इसकी, इसने काम किया एटॉमिक मासेस। भाई धीरे धीरे इसने पीरियोडिक टेबल बनाई और उसमें क्या बोला कि पहले ये रखा, इसका एटॉमिक मास कम, फिर सेकंड वाला आया तो उसका एटॉमिक मास ज्यादा, फिर ये आया इसका एटॉमिक मास ज्यादा, ऐसे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। पर कुछ एनामोलस पोजीशंस हो गई, यानी आगे वाले का एटॉमिक मास कम हो गया, पीछे वाले का ज्यादा हो गया, जैसे ऑर्गन और पोटेशियम में हो गया, ऐसा हो गया पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट्स में, है ना। तो ये 4 एनामोलस पेयर हो गए इसके, ठीक है। कोबाल्ट निकिल, इसमें भी वही एटॉमिक मास वाला, एटॉमिक मास मतलब इसने क्या किया, देखो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया, पर यहां पर तो आगे वाले का एटॉमिक मास कम था, पीछे वाले का ज्यादा था, उल्टा हो गया। तो ये एनामोलस पेयर कहे गए, ये 4 है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे मोजले की पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। देखो मोजले की पीरियोडिक टेबल बेस किस पे थी, एटॉमिक नंबर पे बेस थी, ठीक है। तो मेन पॉइंट है एटॉमिक नंबर, इसका ध्यान रखना। और जो मेंडलीव की बेस किस पे थी, एटॉमिक मास पे। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका लॉ क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोजले की पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है,
कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर बात? यानी किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन तो मेंडलीव ने बताया था, क्योंकि उसकी जो टेबल है वो मास पे बेस थी, और यहां पर मोजले की नंबर पे बेस है, तो एटॉमिक नंबर पे, यानी जेड, एटॉमिक नंबर जेड होता है ना, उस पे बेस थी ये। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर बात? ये लो पता चल गया इसका। इसमें क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वही 7 तो थी ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज, 7 थी हॉरिजॉन्टल रोज, यानी 7 पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं, 7 पीरियड थे इसमें, और 18 थी वर्टिकल रोज, ऐसे वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं ना, वर्टिकल कॉलम, ऐसे वर्टिकल कॉलम्स थे 18, तो उनको बोला गया ग्रुप्स। तो यानी 7 तो हो गए पीरियड और 18 हो गए इसमें ग्रुप्स, किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हुआ, 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज थी और 18 थे क्या, कॉलम्स। ठीक है, ग्रुप्स। ओके, ये बात हो गई। अब देखो सिमिलर क्या था, मेंडलीव में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, यहां पे भी 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड है, 7 पीरियड है, पर यहां पे तो 9 ग्रुप्स थे, यहां पे 18 ग्रुप हैं, बस ये चीज ध्यान रखना, 18 ग्रुप्स हैं। अरे ग्रुप्स मतलब वो कॉलम्स। ठीक है, ओके, क्लियर बात। अब मेरी बात सुनो, जो ग्रुप्स है ना 1 टू लेके 18 तक है, तो इनको ब्लॉक्स के रूप में बांटा गया। एक चीज बता देता हूं, 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, और ब्लॉक कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में? एक एस ब्लॉक है, दूसरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ, 4 ब्लॉक है। जो एस ब्लॉक है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ना, वो एस ब्लॉक के हैं। देखो अपन बात कर लेते हैं ग्रुप्स की, जो ग्रुप्स में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है ना, वो तो एस ब्लॉक का है। ओके, 3 टू लेके 12 ग्रुप तक, 3 से लेके 12 तक वाला ग्रुप सारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे कौन से ब्लॉक है? डी ब्लॉक के हैं ये। ठीक है, अब बात करें 13 टू 18, तो ये आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सर बचा कौन सा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ध्यान रखना, वो थर्ड ग्रुप में आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, यहां पे लिख भी रखा है ना, थर्ड ग्रुप में कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये देखो जेनेसिस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ ना। ठीक है, आगे चले, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही अपन बात कर लेते हैं पीरियड्स की। देखो पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, 18 होते हैं ग्रुप। ग्रुप्स के बारे में बता चुका कि सारे ग्रुप एसपीडीएफ ब्लॉक कैसे कैसे बटे हुए हैं। अब पीरियड्स की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पीरियड्स में देखो 7 पीरियड है, n बराबर 1 से लेके 7 तक। ठीक है, फर्स्ट पीरियड है n बराबर 1, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2। ठीक है, सेकंड पीरियड में एलिमेंट है 8, थर्ड पीरियड में एलिमेंट 8 होंगे, फोर्थ पीरियड में एलिमेंट 18 है, फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट 18 है, सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट 32 है, और जो सेवेंथ पीरियड है उसमें एलिमेंट 32 है। ठीक है, अब देखो जितने कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही छोटा होगा पीरियड। तो अगर फर्स्ट पीरियड को अपन देखें तो उसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसे वेरी शॉर्ट पीरियड बोला है, एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं। जो सेकंड और थर्ड पीरियड है ना, उसको शॉर्ट पीरियड बोला है, 8 एलिमेंट है इसमें। 18 एलिमेंट वाला जो पीरियड है उसे लॉन्ग पीरियड बोला गया, और 32 एलिमेंट्स वाला जो पीरियड है उसे वेरी लॉन्ग पीरियड बोला गया। ये बात क्या याद रख लोगे आप? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग और वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अपन आ जाते हैं कुछ फैमिली नेम्स के बारे में देख लेते हैं एलिमेंट्स के, जैसे एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये क्या होते हैं, किस किस को ये नाम दिए गए हैं। ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। अब ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? जैसे हलीना की रब से फरियाद, यानी आ जाएगा लिथियम, इधर लिख लेते हैं इसको, ये आ गए इसमें। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप सेकंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें आते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाली ब्रिक, बेरियम, ये आ गए। ठीक है, अरे
ये सोडियम कहाँ पे गया, इसमें तो सारी चीजें वो कर दी ना अपन ने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे आ गए एल्कली मेटल्स में। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड वाला हो गया, ठीक है। ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम इन, थेलियम, थेला, ठीक है। गाजर, आलू, इन, थेला। कार्बन फैमिली कहां से गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आगे कार्बन फैमिली ग्रुप 14 वाला। ग्रुप 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और इन्हें निक्टोजेंस भी बोला जाता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये तो याद रखोगे आप, सिंपल सी चीज है, ये याद हो जाएगी आपको। निक्टोजेंस किसे बोलते हैं, चेल्कोजेंस किसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना। निक्टोजेंस यानी एक चोकिंग स्मेल होती है, किसमें, जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, जो नाइट्रोजन वाली गैसेस है ना, इनमें चोकिंग स्मेल होती है, ये चोक करती है, तो इसे निक्टोजेंस इसलिए बोला जाता है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये आते हैं। यानी ट्रिक नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको आप, कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे किसमें है, नाइट्रोजन फैमिली, निक्टोजेंस बोला जाता है। ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टिको, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं चेल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप 16 वाले उनको बोला है चेल्कोजेंस। कौन कौन से आ गए इसमें, ओल्ड स्टाइल से टिको, पोलियम, ठीक है। हेलोजेंस FCl, Br, I वाले हो गए। और नोबल गैसेस तो पता ही आपको, जो 18th ग्रुप है वो नोबल गैसेस है, नियोन, ऑर्गन वाली, ओके, रेडोन, ये। तो ये चीजें आपको सिंपल जनरल चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर हो, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में देने का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको जैसे 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथेन, प्रोब्यूट, पेंटेन, ये याद रखते हैं ना, वैसे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट बोलते हैं, हेप्ट नहीं बोलते, ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोलेंगे सेप्ट नहीं सर, हेप्ट। अरे भाई हेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, यहाँ पे हेप्ट नहीं होता, ठीक है। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और 9 को इन बोलते हैं, E-double-N, नॉन नहीं बोलते, ठीक है। वहां पे नॉन लगा देते हो, नॉन नहीं होगा ये, वो यहाँ पे इन होगा, ठीक है, E-double-N, ये आपको पता हो गया। अब नाम लिखना चाहे, एक चीज और ध्यान रखो, इसमें सफिक्स IUM सफिक्स लगाया जाता है। अब नाम लिखना चालू करते हैं, जैसे 101 का ही नाम लिखो। 101 वाले एलिमेंट को नाम कैसे लिखोगे, देखो 101, 1 के लिए क्या यूज किया जाता है, नील, ठीक है सर, नील लिख दिया। 0 के लिए, सॉरी 1 के लिए, यार 1 के लिए तो अन लिखा जाता है ना, 0 के लिए लिखा जाता है नील, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, अन, 0 के लिए नील, फिर 1 आ गया तो 1 के लिए फिर अन, ठीक है, और लास्ट में IUM सफिक्स लगा देते हैं, तो अनिल अनियम हो गया इसका नाम। और इसे देखो, अन से यू ले लो, फिर नील से एन ले लो, और फिर अन से यू ले लो, यानी UNU, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। मेंडलेवियम हो गया इसका नाम। एनसीईआरटी में ये जो और नाम दे रखे हैं इसके, मेंडलेवियम वगैरह, जो आईपीएससी नाम प्रेजेंट में नए आईपीएससी नाम दे रखे हैं 101 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स के, ठीक है। ये मेंडवेलियम हो गया, मेंडवेलियम है इसका नाम 101 का। 118 का ऑर्गेनोसोन है OG, ठीक है। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में टेबल लगो। ये चीजें तो कैसे लिखना है वो सिखा रहा हूं, और वो चीज रखने की उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। हाँ, जैसे 102 का नाम लिखो, क्या लिखोगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, UM, ठीक है, ये हो गया। 104 का लिख दो, चलो 104 का बताओ। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्वाड, IUM सफिक्स लगाएंगे। IUM लास्ट में सफिक्स है, ये हर जिस में लगाना है सफिक्स IUM, ये हो गया। अब आप एक चीज काम करो, जैसे 109 का नाम लिखो। 109 के लिए क्या लिखोगे, 1 के लिए अन होता है, 0 के लिए नील लिखते हैं, और 9 के लिए E-double-N, इन लिखते हैं ना, यहाँ पे बताया था तुम्हारे को ये चीज, E-double-N, इन, लास्ट में IUM सफिक्स लगाते हैं, ये नाम हो गया। इसको अगर इस टाइप में लिखो तो देखो, अन से ले लो U, नील से N ले लो, E से, इन से E ले लो, तो U स्मॉल n स्मॉल E, ये नाम हो गया, ऐसे लिखते हैं। समझ में आई ना? अरे सिंपल चीज है ये भाई, इसमें कुछ और ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये टेबल याद कर लो, 0 को नील, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, ठीक है, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को इन बोलते हैं, ठीक है, ओके। सफिक्स IUM लगा देना।
देखो 118 का नाम लिखो, जैसे लास्ट एलिमेंट है 118 का, 1 के लिए अन लिखते हैं, फिर अन लिखेंगे, और 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, और लास्ट में IUM सफिक्स लगा देना है, अन ऑक्टियम, अनन ऑक्टियम हो गया। और ये होता है 118 हो गया ना, नोबल गैस होगी ओजी, ऑर्गेनोसोन, ऑर्गेनोसोन होगी ये ओजी 118। तो ये नाम भी याद रखना, मेच कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जैसे 118 का नाम अनन ऑक्टियम दे दिया, ऑर्गेनोसोन दे दिया, और 118 दे दिया, मिक्स मिलान करने वाला क्वेश्चन। ये समझ में आएगी ना सारी चीजें। चलो अब देखो कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के। SPDF सारे ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। आ जाओ, एस ब्लॉक के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रीवियस इनर्ट गैस देख लो, जो एलिमेंट है उससे पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है वो लिख दो, प्रीवियस इनर्ट गैस लिख दोगे, ठीक है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम से पहले कौन सी आ रही है इनर्ट गैस, बताओ। सोडियम से पहले नियोन आ रही है, ये बात तो नहीं। तो आप सोडियम से पहले वाली इनर्ट गैस लिखना है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उससे पहले नियोन लिखोगे। तो इस फॉर्मूले में ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं उसमें, तो आप क्या लिखोगे, इनर्ट गैस जो पहले आ रही है प्रीवियस इनर्ट गैस लिख दोगे, और NS 1 से 2, अब इलेक्ट्रॉन तो आप भर लोगे ना 1 से 2, या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर 1 होगा तो ये होगा ग्रुप फर्स्ट वाला एल्किल मेटल के लिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अगर NH2 हो रहा है तो वो हो गया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम वाला। समझ में आ गई, ग्रुप 2 वाला। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। एस ब्लॉक के लिए, अब पी ब्लॉक के लिए वही प्रीवियस इनर्ट गैस लिखो, NH2 और NP 1 से लेकर 6 तक। देखो NP1 लिखोगे किसके लिए, कौन से ग्रुप के लिए लिखोगे आप, NP1 आएगा ग्रुप 13 के लिए, फिर NP1 to 6 लिख रहे हो ना, NP2 14 के लिए, NP3 15 के लिए, NP6 ग्रुप 18 के लिए जाएगा, NP5 आ गया 17 के लिए, NP4 आ जाएगा 16 के लिए। सिंपल बात है ये वाला पी ब्लॉक वाला। अब आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में क्या काम करना है, वही प्रीवियस इनर्ट गैस, NS 0 होगा या तो या 1 या 2, और N-1 डी होगा 1 से लेकर 10 तक। ये हो गया डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा ना, एक्सेप्शन अलग से बताऊंगा आपको, या जो प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ठीक है उसके साथ बता दूंगा, या आपको अभी तो चैप्टर्स भी तो पढ़ाऊंगा यार, डी ब्लॉक पूरा पढ़ाऊंगा तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा, एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। देखो कोई टेंशन नहीं लेनी, इनऑर्गेनिक में सारी चीजें ऐसे मक्खन करके दूंगा, बस आपको ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना उनको रिविजन करना है, सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, एफ ब्लॉक के लिए प्रीवियस इनर्ट गैस लिख लोगे, NS2 होगा, N-2 F1 to 14 होगा, और N-1 D होगा। क्लियर। देखो आपको मैंने एटॉमिक पढ़ा दिया ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, उसमें लास्ट में जो जो चीजें पढ़ाई थी ना मैंने, वो चीजें आप एक बार देख लेना, क्योंकि वहां से ही शुरू होता है ये चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, सेल सब सेल वगैरह इनके बारे में, आप बाऊ का लो, सारे लॉज बताना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी सीक्वेंस N+L के रूल से देखते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी भाई। वहां से बार बार तो नहीं पढ़ा सकता ना भाई, उसमें पढ़ा दिया, अब यहाँ पे भी शॉर्ट में रिवीजन तो करवा रहा हूँ, तो सारी चीजें वहां पे पढ़ा दिया, वहां पे एक बार देख के आ जाओ, फिर यहाँ पे कर लो। ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये नोमेनक्लेचर हो गया, ये सारी चीजें हो गई आपकी क्लियर। और तो स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना यार, काम आ जाएगा ये भी, स्क्रीनशॉट लो।